अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर रशिया जो है वो आपकी बड़ी फेवरेट कंट्री हमेशा से रहा है और आज हमने सोचा कि ज़रा रशिया को ही डिस्कस करते हैं। सर आप अक्सर रशिया आते जाते भी रहते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? पीस टॉक चल रही है और क्या होगा आगे? क्या रशिया और यूक्रेन में जो है वो कुछ मामला ठीक होंगे? आपको लग रहा है कि नहीं और आगे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अमेरिका का इन तमाम बातों में अमेरिका का रोल क्या है? देखिए, अमेरिका का रोल पहले डिस्कस कर लेते, फिर बाकी बातों पे आएंगे। जो हुआ है कल ऑपरेशन स्पाइडर वेब में, ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है, पहले आपके दर्शकों को समझा दिया जाए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब वो है जिसमें कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर छोटे 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 ड्रोन्स को स्मगल किया। जो कल अटैक लॉन्च किया गया, अब इसमें एग्जैक्ट लॉस कितना है ये मेरे पास इसकी कोई एस्टिमेशन नहीं है। जैसे कि अब हम लोग को ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपने कितने JF-17 लूज किए और हमने कितने राफेल लूज किए। दिस विल ऑलवेज बी अ नंबर टू स्पेक्यूलेट कि एक लूज किया, हमने सिर्फ डाउन किया है, डैमेज नहीं हुआ है। तो बहुत सी चीजें समाज में प्रोपोगेंडा के रूप में रहेंगी। सो यूक्रेनियन क्लेम है कि 40 उड़ा दिए हमने, उनके TU-65 TU-200 ऐसे करके जो उनके बम्बर जेट्स हैं वो उन्होंने उड़ा दिए। उनका क्लेम ये है कि ये इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, प्लान करने में 18 महीने, 1.5 साल का वक्त लगा, 1.5 साल का समय लगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये रशिया के अंदर से ये काम किया गया है, ये अटैक कहीं बाहर से नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि रशियंस भी इन्वॉल्व हैं इसमें। सो एंटी पुतिन फोर्सेस या एंटी वॉर फोर्सेस जो है उन्होंने शायद ये काम किया है फ्रॉम 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 विद इन द रशिया। ये भी क्लेम है कि ये जो 40 का नंबर आ रहा है वो शायद एग्जैक्ट नहीं है। कई ये कह रहे हैं कि ठीक है, एयर फोर्स के रनवे टरमाक को तो लॉस हुआ है, बट किसी तरीके के एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सो वी डू नॉट नो, सो एवरीथिंग इज अंडर 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 द सस्पिशन। जो यूक्रेन की नैरेटिव है वो ये है कि हमने अमेरिकन को एक संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि ट्रंप हम पे प्रेशर डाल रहे थे। मतलब दे आर सेइंग दैट दिस इज अ मैसेज टू आवर वेस्टर्न अलाइज कि ट्रंप और वेस्ट ने हमें छोड़ दिया था, दे हैड अबैंडन्ड अस। और उनका ये था कि हम तो ये वॉर हार चुके हैं और रशिया कभी जीतेगा नहीं और रशिया कभी हारेगा नहीं। तो चूंकि रशिया कभी हार नहीं सकता, इस असम्पशन में हमको वो प्रेशर कर रहे थे। प्रेशर ये था कि 6 महीने के अंदर इसको बंद कर दो, लड़ाई को, क्लोज द वॉर। अब और नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पुतिन साहब इसको रिटेलिएट नहीं करेंगे या कोई भी देश ऐसा जो है कि वो उसको रिटेलिएट नहीं करे। नुकसान कितना बड़ा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि कई उनके जो बहुत स्पेशल TU-65 या TU-200 करके जो उनके बॉम्ब थे, अरे बॉम्बर थे, यानी कि एयरक्राफ्ट, उसको नुकसान पहुंचा है। सो यू नेवर नो, ठीक है ना। खासकर TU-160 जो है, जो सुपरसोनिक उनका फाइटर जेट है, देर आर कमेंट्स कि भाई उसको भी नुकसान पहुंचा है। और रशिया के पास ये टोटल 120 TU-160 नहीं, TU सीरीज के अलग अलग जो बॉम्बर्स हैं उसमें से 120 थे। उनका क्लेम है कि जी हमने 40 उड़ा दिए। अब अगर ये क्लेम सही है तो बहुत सब्सटैंशियल आपका वो बनता है कि लॉस है ये 12 या 36, यानी करीब करीबन ये 35% का जो फ्लीट लॉस है, इसको रिपेयर करना या इसको रिप्रोड्यूस करना तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। तो अगर ये सारे क्लेम सही हैं तो इट्स सब्सटैंशियल डैमेज टू रशिया। बट टू से दैट, ये ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियन जो बात समझ नहीं रहे हैं, टू से दैट कि दिस विल फोर्स रशिया टू कम एंड सिट ऑन अ टेबल फॉर अ पीस टॉक, दिस इज समथिंग नॉनसेंसिकल। अगर आपने पीस टॉक करके उसको सैबोटाज किया है, अगर आपने पीस टॉक के नाम ले लेके और अंदर से रशिया को आप कमजोर करते रहे और ये अंदर से आपने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपको लगा रशिया इसको बदला नहीं लेगा। पुतिन साहब विल सिट डाउन एंड पुतिन साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इसी बेसिस पे है कि पुतिन साहब स्पीक्स ऑफ एक्शन। और रशियन जो साइक है, जो वेस्ट का फियर है,
वो इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं यहाँ पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कतई भी सहमत नहीं हूँ। दैट मैन इज प्लेइंग विद द फायर। ही इज वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाना चाहता है। ठीक है ना? जब आपसे बात हो रही है कि आप वो अमेरिका भी इस बात को रियलाइज करता है कि नेटो के नाम पर रशिया के साथ धोखा हुआ। बर्लिन का जब इंटीग्रेशन हुआ, जर्मनी का जब इंटीग्रेशन हुआ, तो रशिया ने अपना पार्ट वाला जर्मनी, क्योंकि आपको पता है जर्मनी में 2-3 फोर्सेस थी जो अलग अलग जर्मनी को कंट्रोल करती थी। जो ईस्ट जर्मनी था वो रशियन कंट्रोल में था। रशियंस ने वेस्टर्न फोर्सेस के कहने पे उसको छोड़ दिया, बिकॉज दे वांटेड कि वेस्ट कह रहा था कि आप जर्मनी को यूनिफाई हो जाने दो, एंड रशियन सेज ऑलराइट। उसका गारंटी ये था कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो नहीं होगा। लेकिन आज सारी की सारी लड़ाई का जड़ नेटो है। तो आप ये सोचे हो कि पुतिन साहब या रशियन जो है दे विल टेक इट लाइंग डाउन? नो, आई एम टेलिंग यू समथिंग बिग विल कम, समथिंग वेरी 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 बिग एंड अगली विल कम। क्योंकि पहले वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें है कौन कौन। अगर कहीं कोई और यूरोपियन कंट्री का हाथ इसमें पाया जाता है तो मार्क माय वर्ड्स, पुतिन साहब वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम अटैकिंग अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। अगर इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आता है तो इट्स अ रियल डेंजरस सिचुएशन। पीस टॉक को तो आप भूल जाइए, पीस टॉक इज नो मोर ऑन द कार्ड। रशिया विल टेक रिवेंज, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। अब वो रिवेंज का जो स्केल है, स्कोप है, साइज है, वो कितना होता है ओनली टाइम विल टेल। बट इट्स अ डेंजरस डेंजरस सिचुएशन। लेट्स प्रे कि कोई नॉन यूक्रेनियन हाथ ना हो, कोई वेस्टर्न अलाई का हाथ इसको एग्जीक्यूट करने में ना हो, बिकॉज इफ दैट इज डिटेक्टेड देन मार्क माय वर्ड्स, ऑल हेल विल ब्रेक लूज ऑन यूक्रेन एंड यूरोप। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले धमकी दी थी लेवरोव साहब ने, और उन लोगों ने कहा था कि अगर जर्मनी अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल देता है या दूसरी चीजें देता है, क्योंकि ये तो स्टोरी बना के वो पेश कर रहे हैं ना कि अंदर से किया गया है। ये तो प्रोपेगेंडा का पार्ट है ना कि मीडिया में आ गया कि ये सारे ड्रोन स्मगल करके अंदर भेज दिया और उसके बाद अंदर से एग्जीक्यूट किया गया। क्योंकि वेस्ट बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ये दिखाना चाह रही है कि भैया हमारा हाथ नहीं, मगर अब इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। अगर ये पाया जाता है कि स्मगलिंग ये अंदर से नहीं हुआ है, ये बाहर से ड्रोन भेजे गए, तो दिस कुड बी अ पॉइंट which would write the future of the Europe, because we might have moved an inch forward towards the World War III. We might be staring at that, and it's a very scary situation. It's a very very scary situation as far as I understand. Let's hope for the best. But लेकिन सर ये सिर्फ यूरोप के लिए ही तो स्कैरी नहीं होगा ना, या ये सिर्फ यूरोप के लिए ही तो ऐसा नहीं होगा जो नुकसान पहुंचाएगा इससे, तो बाकी जो दुनिया के हिस्से हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, आपको लगता है कि उधर भी कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा और कुछ ना कुछ नुकसान बाकी कंट्रीज को भी हो सकता है? देखिए, दो पॉसिबिलिटी कि बाकी कंट्रीज क्या आर्म फोर्सेस के साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगी। क्या पाकिस्तान अपनी आर्म फोर्सेस भेजेगा, चाइना अपनी आर्म फोर्सेस भेजेगा, इंडिया अपनी आर्म फोर्सेस भेजेगा टू फाइट अ वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ कि सारी कंट्रियां एक दूसरे से लड़ गई, सबने अपने आर्म फोर्सेस को। क्या अमेरिका अपनी आर्म फोर्सेस भेजेगा? हालांकि नेटो के अंदर में जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि एनी अटैक ऑन नेटो, बिकॉज आर्टिकल 5 इज अ लॉ which has been carried out under the article 52 of the UN charter. Article 52 UN charter जो है वो बड़ा यूनिक सा है, because कि it talks about regional security mechanism which is an exception to the universal security system created in the name of Security Council. So Security Council जब तक एक्शन नहीं लेता है तब तक यूएन चार्टर ये कहता है कि आप रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट्स बना सकते हैं, और वो रीजनल सिक्योरिटी जो एजेंसीज होंगी या जो मैकेनिज्म्स होंगे, दे कैन कैरी आउट सर्टेन मेजर्स व्हिच अदरवाइज इज रिजर्व्ड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर द यूएन चार्टर. सो नेटो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना. नेटो में ट्रीटी में ये कहा गया आर्टिकल 5 में कि एक्शन एनी आर्म्ड अटैक और any use of force against one of the NATO country shall be considered as attack on all the NATO countries. So what does it mean? It means it triggers a clause, it triggers a position which entitles every state to attack against Russia. तो it gives, जैसे कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए आपने आके मुझे 2 घूंसे मारे और आपको अब घूंसे मारने का अधिकार मेरा है, या मेरे भी आप पे कोई और भी आपको आके घूंसे मार सकता है. अरे बात आप समझ रही हैं
कि भैया आपने मारा तो मैं तो मार नहीं पा रहा हूं, तो और कोई आया उसने आपको घूसा जड़ दिया, तो आपने पूछा तुमने मुझे क्यों मारा भाई, तो आप उसने कहा कि भैया मैंने तो अभिषेक जी के बिहाफ पे मारा आपको। तो ये यही है लॉ, यही कहता है। नॉर्मली होता ही है कि अब मैं उतना कॉम्प्लेक्स लॉ में नहीं ले जाता आपको, वरना आपने अभी से जमाइयां लेनी शुरू कर दी है, लेकिन पॉइंट नहीं जमाइयां कब ली मैंने, अच्छा तब ठीक मैंने नहीं ली एक बार भी, मैं तो ऐसे बस यूं बैठी थी। अच्छा अच्छा। तो खैर एनीवेज, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस का लॉ है अंडर यूएन चार्टर, वो दो तरीके के सेल्फ डिफेंस होते हैं। एक होता है वो जो जिस देश के ऊपर आर्म्ड अटैक हुआ है वो खुद कर ले, या फिर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस होता है। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इज अ डिफरेंट आइडिया फ्रॉम कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस ये होता है कि एक स्टेट के बिहाफ पे दूसरा स्टेट अगर एक्शन लेना चाहता है तो दे आर अलाउड टू डू दैट। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख लें, जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था और कुवैत अपनी 5th प्रोविंस बना लिया था, तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल पे आप लोग अटैक कर सकते हैं। हालांकि वो सैंक्शन था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, बट आप ये समझ लेते कि अगर यूएनएससी का रिजोल्यूशन नहीं आता तो भी आप जो है बाकी कंट्रीज चाहती तो कतर कुवैत के बिहाफ पे अटैक कर सकती थी इराक के ऊपर, बिकॉज कि कुवैत के ऊपर अटैक माना जाता है हर उस कंट्री के ऊपर अटैक जो कि यूएन चार्टर का पार्ट है। नेटो स्पेसिफिक है, चूंकि नेटो में सिर्फ और सिर्फ ट्रांस अटलांटिक कंट्री ही मेंबर बन सकती हैं। तो का आर्टिकल 5 का क्लॉज अगर ट्रिगर होता है तो इसका मतलब है कि अगर रशिया ये पाता है कि किसी यूरोपियन कंट्री ने किया है तो रशिया उनके अगेंस्ट में अटैक करता है, और अगर उनके अगेंस्ट में अटैक करता है तो अमेरिका अपने आप ड्रॉन हो जाता है, बिकॉज अमेरिका के लिए फिर ये ड्यूटी बाउंड हो जाएगा कि वो जाकर के बदला ले। तो ये इट्स अ डेंजर सिचुएशन। अब हमारी जहां तक बात है कि हम लोग क्या करेंगे, आई डोंट थिंक इंडिया वुड लाइक टू सेंड इट्स फोर्सेस, आई डोंट थिंक इवन पाकिस्तान वुड लाइक टू सेंड इट्स फोर्सेस। दूसरे की लड़ाई हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, नाटो और रशिया की लड़ाई, वी शुड नॉट वॉर, वी शुड नॉट फाइट ऑन बिहाफ ऑफ देम। वो हमारी लड़ाइयां तो नहीं लड़ते ना, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि ये यूरोप के बाहर जाएगा। बट हाँ, चीजें एक्सपेंसिव होंगी, लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, and we might be in the situation might spiral down into economic recession। इकोनॉमिक वो जो दुनिया में आना जाना है, लोग कट जाएंगे, लोग जहाँ पे वहीं अटक जाएंगे, बिजनेसेस चौपट हो जाएंगे। So it will have a catastrophic impact on international economy. Plus the सर security. रशिया पे सैंक्शंस लगाने की बात भी सुनने में आ रही है, ये कैसे कहाँ तक आपको लगता है कि क्या हो सकता है कि रशिया के ऊपर कोई सैंक्शंस लगे? तो एक तरफ हम जी देखिए सैंक्शंस तो लगे हुए हैं ना, दो सैंक्शन है। एक यूएन का सैंक्शन है, वो हो नहीं सकता, बिकॉज यूएन सैंक्शन में जो सिक्योरिटी काउंसिल जब सैंक्शन लगाएगा तो उसके लिए P5 मेंबर जो है आर्टिकल 27 के अंदर में यूएन चार्टर के, उसमें उनको सारों को यस वोट करना पड़ेगा। अब वो हो नहीं सकता क्योंकि रशिया के अगेंस्ट में आप सैंक्शन लगा रहे हो, रशिया खुद P5 मेंबर है, तो रशिया ही वीटो कर देगा, तो वो तो यूएन का सैंक्शन तो नहीं लग सकता। बाकी सैंक्शंस तो लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, यूरोप का ही सैंक्शन है ना, हम आप के सैंक्शंस का क्या लेना देना है। जो इफेक्टिव सैंक्शन हो सकता था वो वेस्टर्न कंट्री लगा सकती थी, वो तो लगे हुए हैं। व्हाट इज सैंक्शन? यूएन का सैंक्शन तो इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल फ्रेलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर फिर भी जैसे कि पहले भी सुनने में आ रहा था कि एक तरफ तो आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर भी जो है वो एक खतरा बना हुआ है इजराइल को लेकर, दूसरी तरफ ये रशिया का मामला भी जो बिगड़ता चला जा रहा है। तो सर लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान भी आपस में थोड़े बहुत लड़ पड़े तो लोग कहते हैं भाई और क्या होती है, वर्ल्ड वॉर इसी को कहते हैं। तो आपके ख्याल से क्या इसको माना जाए कि ये वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, कि सारे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं? यूरोप की वॉर दुनिया को लड़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर खत्म हो चुका है, अनलेस अंटिल कि पाकिस्तान फिर से वो नॉनसेंसिकल हरकत करे टेररिस्ट भेजने का। ठीक है, अगर वो टेररिस्ट भेजेंगे तो इस बार ऑल आउट वॉर हो जाएगा, बट वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर रहेगा, न तो चाइना या पाकिस्तान की वॉर लड़ेगा, ना रशिया हमारी वॉर लड़ेगा। तो ये एक बाइलेटरल वॉर होगा। चाइना आपको बहुत होगा वोट दे सकता है, फोर्सेस दे सकता है, अरे आर्म्स एंड अम्यूनिशन दे सकता है, पर चाइना के पास वो कैपेसिटी नहीं है जो वेस्टर्न अलायंस के पास जितना पैसा और कुवत है। चाइना के पास वो क्षमता नहीं है कि वो आपको उस तरीके का वेपन दे पाए कि आप बहुत लंबे समय तक लड़े। और फिर इंडिया को इस बात को देखना पड़ेगा कि हाउ कैन इट स्टॉप और प्रिवेंट चाइना फ्रॉम गिविंग यू आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर, यूरोप की लड़ाई एशिया नहीं लड़ेगा और यूरोप की लड़ाई और कोई नहीं लड़ेगा। पिछले वर्ल्ड वॉर 2 में जापान एक इंपीरियल फोर्सेस था, तो जापान ने
लड़ाई लड़ रही थी एशियन में, मतलब हम लोग तो वो थे, कॉलोनाइज थे, हमने तो किसी की लड़ाई नहीं, हमें तो जबरदस्ती झोंक दिया था अंग्रेजों ने जाकर के कि लड़ो हमारी लड़ाई, जाकर के इंडियंस बहुत सारे सोल्जर्स ने वीर गति को प्राप्त किया था जब वो गए थे। मेरे नाना जी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे, माय नाना वाज अ सोल्जर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, आज भी याद है उनके पास एक खंजर हुआ करता था, उस खंजर पे लिखा था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के जर्मन फोर्सेस के अगेंस्ट पे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश वो लड़े थे। तो बट अब नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि कोई जा करके लड़ना चाहेगा। अभी तो आप देखी तो थी रशिया में, रशिया ने कुछ सोल्जर्स पाकिस्तान से इंडिया से उठवा के ले गए थे, तो लोग रोने लगे थे कि हमें वापस घर चलो, हमें वापस घर ले चलो। तो कोई दुनिया में किसी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, और वेस्ट भी आई थिंक कि इसको हो सकता है कि वेस्ट को समझ में आए, दुनिया को वो शिक्षा दे रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को कि भाई कूल डाउन, पहले वेस्ट को देखें कि आप पहले यूक्रेन को लेके कूल डाउन करें, यूक्रेन का कान पकड़ें और बोलें कि बस स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। क्योंकि यूक्रेन बिना वेस्ट के सपोर्ट के एक कदम नहीं चल सकता, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो और चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, बिकॉज इसका एक्शन तो आएगा। आप ये सोच लीजिए इतना बड़ा अटैक आप करके निकल गए, नहीं होगा, बहुत भयंकर इसका रिएक्शन आएगा। आप जस्ट ये मनाइए कि रशियन इन्वेस्टिगेशन डज नॉट फाइंड एनी इम्प्लीकेशन ऑफ और इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरोपियन और नाटो मेंबर्स, दैट्स इट। बिकॉज कि अगर नहीं तो वो फिर अटैक करेंगे, ये बात आप मान करके, आई नो रशियंस। अगर ये हुआ कि जर्मन का हाथ है, जो पोलिश का हाथ है, या पोल्स का तो नहीं होगा, या फ्रांस का हाथ है, या अमेरिका का हाथ है, तो दे विल लॉन्च द अटैक, बिकॉज अब तो ये सर्वाइवल पे आ चुका है ना उनके। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर खैर हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो और झगड़ा आगे ना बढ़े। लेकिन सर साथ साथ ईरान की तरफ भी खतरा बढ़ता जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि शायद इजराइल और ईरान के बीच में भी टेंशन जो है, तो उसकी वजह से भी एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा सकता है। आपको लगता है ऐसा होगा? इजराइल और ईरान ने नूरा कुश्ती करके देख ली। ईरान को अगर इजराइल से लड़ना होता तो वो हिजबुल्लाह और हमास नहीं खड़ा करता। हिजबुल्लाह और हमास की कमर तोड़ करके इजराइल ने ईरान को नंब कर दिया है। आई डोंट थिंक ईरान इज गोइंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट इजराइल, इन नो वे। वॉर अगेंस्ट इजराइल इज अ वॉर अगेंस्ट अमेरिका, ये बात आप स्पष्ट सुन लें। तो वो ईरान कभी नहीं करेगा। ईरान ने करना था उनके उसको, भाई इजराइल ने किसको नहीं उड़ाया? हिजबुल्लाह के चीफ को उड़ा दिया, याह्या सिनवर को उड़ाया, उसके भाई मोहम्मद सिनवर को उड़ा दिया, हमास की बैकबोन तोड़ दी, ईरान के जो कासिम उस्मानी या कासिम उस्मानी कासिम करके बंदा था उनका जनरल, उसको उड़ा दिया। क्या किया ईरान ने? कुछ नहीं किया। कुछ चुटपुटिया भेजे, उन्होंने सारे चुटपुटिया मार के गिरा दिए थे। I don't think Iran is going to wage a war. Iran wanted to fight a proxy war, and वो proxy war जो है अब एक तरीके से आने वाले कम से कम 20-25 सालों के लिए तो इजराइल ने उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इजराइल की क्या पोजीशन है सर? लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फलस्तीन या गजा को लेकर इजराइल की आपको क्या लग रहा है कि क्या पोजीशन है? अब क्या ये दोनों कंट्रीज सेटल डाउन होने जा रही हैं या अभी टेंशन चलती रहेगी? आरजू जी, मुझे लगता है कि इजराइल को थोड़ा भौला कर देना चाहिए ना, ये इनफ है, बात करें और सऊदी अरेबिया को मौका दें कि वो पैलेस्टीनियन लीडरशिप से बात करे। और क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब मॉडर्नाइज करना चाहते हैं पैलेस्टाइन को, तो एक मौका देना चाहिए। बिकॉज कि देखिए बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। आई एम ऑल फॉर इजराइल, मैं समझ सकता हूँ उनका दुख, उनका दर्द, मगर अब आप डिसप्रपोर्शनेट तो ना करें ना, आप उसको रोक दें। एकदम गाजा को मिट्टी में ही मिला देना ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है। एक चांस दें। अब गाजा के लोगों को भी समझना होगा कि हमास उनके बीच में ना रहे, एंड टू स्टेट की ओर बढ़े दुनिया। बिकॉज आई वांट कि पैलेस्टीन का भी घर मिले उनको वहां पे, और इजराइलियों को भी उनका घर मिले वहां पे। इंडिया एज एन इंडियन आई सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन। बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त लग तो ऐसा नहीं रहा कि जो इजराइल के लोग हैं वो ये बात समझने को या मानने को तैयार हैं, और ना ही गजा की तरफ से कोई इस तरह का कोई इशारा दिया गया। हाँ, बाकी दुनिया जरूर बात कर रही है और कह रही है कि जी इस चीज को अब रुक जाना चाहिए। बहरहाल हमारे से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई वो छोड़ दे अब उनको, क्या नाम है, जो उनके वो कैप्टिव्स को छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे तो उनके पास तो जस्टिफिकेशन रहेगा ना यार, आप छोड़ के खत्म करें ना। वो अगर मर गए बहुत लंबा अरसा सर, साल से ऊपर टाइम हो गया है इस चीज को चलते हुए। हम वही कह रहे हैं ना भाई, नुकसान तो हो रहा है ना, तो आप छोड़ दें उनको, काहे का जिद है, छोड़ दें फिर अब उनको, और आ जाए पीस टॉक की ओर, आगे बढ़े, अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाएं
अब्राहम अकॉर्ड वाज अ गुड इनिशिएटिव बाय ट्रम्प, जिसमें कि बहरीन और ये लोगों ने इजराइल को एक्सेप्टेंस की और कदम बढ़ा दिए थे। अब्राहम अकॉर्ड ही फ्यूचर है। डेसिमेशन ऑफ गाजा और सिंपली उसको एकदम फ्लैटेंड कर देना ये सोल्यूशन नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि पैलेस्टीन के लोगों को, अब पैलेस्टीनियन की दिक्कत यह है कि इजिप्शियंस हो चाहे सीरियन, सबने दरवाजे बंद कर दिए अपने, तो वो तो फिर इजराइल को खुला फील्ड मिला हुआ है कि पैलेस्टाइनियन इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, वो बीच में पीछे वो इजरायली सेना खड़ी है। तो पॉइंट ये कि किसी के मन में कोई प्यार नहीं है, ये बात जान लीजिए। इजिप्शियंस भी खुश हो रहे हैं, वरना इजिप्शियंस को अंदर ले लेना चाहिए था, डोर खोल देते अपना कि भाई आ जाओ सब हमारे यहाँ। सऊदी अरेबिया खोल देता। अगर सीरियंस के लिए जर्मनी अपने दरवाजे खोल सकता है, तो पैलेस्टीनियंस के लिए सऊदी अरेबिया, सीरिया, इजिप्शियंस, ये लोग अपने क्यों नहीं दरवाजे खोलते हैं? खोल दे वेस्ट बैंक का बॉर्डर जो है इजिप्ट अपने तरफ से। लेना कोई नहीं चाहता, सब पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सब लाशों की राजनीति करना चाहते हैं। ट्रू। क्योंकि और पैलेस्टीनियंस का भी रिकॉर्ड खराब है। पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन ने एक बार मौका दिया था, वो उन्होंने उनके घर में जाकर के उनके यहाँ पर रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया था, जिसके लिए फिर बुलाया था वहां के जॉर्डन के किंग ने आप ही के उनको, जियाउल हक को, कि भैया इनसे लड़ो। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। तो हमास को अरबी लेने को तैयार नहीं, तो क्या कीजिएगा? ना तो जॉर्डन एक्सेप्ट कर रहा है, ना तो इजिप्शियन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना तो सऊदीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे हैव बीन लेफ्ट टू देयर फेट। और ईरान उस पर रोटियां सेक रहा था उनको बम बारूद गोला दे करके। अब ईरान की भी सारे सोर्सेज बंद हो गए सारे के, वो तो अब वो है अब उनके हाथ। प्रॉब्लम तो सर यही है ना कि शुरू में तो सब लोग जो है वो जैसे कहते हैं ना जलती पे तेल का काम कर रहे होते हैं। जब वो आग अपने दामन तक आती है तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, तब इनको होश आता है, जब तक बहुत देर हो गई होती है। बहरहाल इन तमाम ही न्यूज पर हमारी नजर आएगी, क्योंकि आजकल लोग यही कह रहे हैं कि ये जो है ये काफी चीजें जो है या डेवलपमेंट यहाँ की कह लीजिए कि डेवलपिंग स्टोरी जो है ये आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।